हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारी नई कहानी शुरू होने जा रही है, अंडर कवर अमीरजादा। अगर आप लोग पहली बार आए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा सुनें और सुनकर एक लाइक करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। एक प्यारा सा कमेंट भी करें और साथ में एक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं नई कहानी अंडर कवर अमीरजादा। मनाली की सर्द और बर्फीली हवाओं में आज एक अजीब सी खामोशी थी। पहाड़ों को चूमते हुए बादल और चीड़ के पेड़ों से टकराहट आती सरसराहट के बीच वो हवा। नितेश अग्रवाल अपनी मां की समाधि के पास वहीं बैठा था। अग्रवाल एंड अग्रवाल इंडस्ट्री का इकलौता वारिस, एक ऐसा नाम जिसे पूरा शहर खौफ खाता था, आज एक बच्चे की तरह जमीन पर बैठा अपनी मां की ठंडी पत्थर की मूरत को निहार रहा था। 15 साल का लंबा अरसा बीत चुका था। 15 साल लंदन की उस अजनबी दुनिया में बिताने के बाद आज वो पहली बार अपनी मिट्टी पर लौट कर आया था। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, माँ, मैं आ गया हूँ माँ, तुम्हारा नितेश लौट आया है। नितेश की आवाज में एक गहरा दर्द और बरसों की तड़प थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे उसकी माँ उसके पास ही बैठी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में बैठा करती थी। हवा के झोंके के साथ उसे अपनी माँ की मीठी आवाज सुनाई दी। इतनी देर क्यों कर दी बेटे आने में? मैं तो कब से तेरी राह देख रही थी। मेरी आंख तो दरवाजे पर ही टिकी रहती थी कि कब मेरा नितेश आएगा और मुझे गले लगा लेगा। यह आवाज सुनाई देते ही नितेश की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने इमोशनल होकर कहा, क्या करता माँ, उस हवेली में जाने का मन ही नहीं करता था जहां आपकी खुशबू न हो। उस आदमी का चेहरा कैसे देखता जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मैं वहां रहकर भी हर पल सिर्फ आपके बारे में सोचता था माँ। आपके बिना लंदन की वो बड़ी बड़ी इमारतें मुझे जेल जैसी लगती थी। तभी उसकी माँ की परछाई ने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, तू अभी भी अपने पिता से नफरत करता है नितेश। वक्त के साथ घाव भर जाने चाहिए बेटा। तभी नितेश की आवाज में अचानक एक गुस्सा और कड़वाहट आ गई। उसने गुस्से में कहा, घाव? कौन से घाव माँ? वो घाव जो आज उस इंसान ने आपको दिए थे जब आप कैंसर जैसी भयानक बीमारी के अंदर अपनी सांसें गिन रही थी। तब वो आदमी, वो राकेश अग्रवाल, आपकी देखभाल करने वाली उस नर्स को अपने साथ कमरे में रंग रंग लिया मनाने के लिए लेकर गया था। मैंने अपनी आंखों से आपको टूटते देखा था माँ। आपने उसी दिन जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, दवाइयों से नहीं बल्कि राकेश अग्रवाल के उस धोखे से आपकी जान गई है माँ। और फिर आपके जाने के कुछ दिन बाद ही उसने उसी नर्स से शादी कर ली। कैसे भूल जाऊं मैं वो सब। उसकी यह बात सुनकर आगे से उसकी माँ की परछाई ने उसको समझा कर कहा, नितेश, मेरे लाल जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तू अब बड़ा हो गया है। अब तुझे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। तुम्हें इन सब बातों से मूव ऑन करना ही पड़ेगा। लेकिन आगे से नितेश ने ना में सिर हिलाकर कहा, मेरी जिंदगी तो उसी दिन रुक गई थी माँ। मैं आज तो यहाँ सिर्फ आपके लिए आया हूँ और अपने दोस्त ईशान की शादी अटेंड करने के लिए। राकेश अग्रवाल या उस चुड़ैल से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये कहते हुए नितेश ने गहरी सांस ली और समाधि के पत्थर को चूम कर उठा और उसने आगे कहा, मैं जा रहा हूँ माँ, लेकिन आपसे मिलने रोज आऊंगा। अब मैं वापस आ गया हूँ ना, अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए नितेश ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उसने अपनी माँ की समाधि से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। बाहर काले कोट और चश्मे पहने बाउंसर्स का एक बहुत बड़ा झुंड उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा था। जैसे ही नितेश बाहर आया, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर
तुरंत आगे बढ़ा। ऑफिसर ने सिर झुकाकर कहा, वेलकम बैक छोटे मालिक, गाड़ियां तैयार हैं। बड़े साहब ने आपको सीधे अग्रवाल पैलेस आने का सख्त हुक्म दिया है। उसकी ये बात सुनकर आगे से नितेश ने एक तीखी नजर उस ऑफिस पर डाली और अपना हाथ हवा में उठाकर कहा, रुक जाओ, तुम्हारा ये काफिला मेरे पीछे नहीं चलेगा। और अपने उस बड़े साहब से कह देना कि राकेश अग्रवाल का हुक्म चलता होगा। नितेश अग्रवाल का अपना खुद का उसूल है, कोई भी गाड़ी मेरे पीछे नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से ऑफिसर ने हड़बड़ाकर चिंता भरे स्वर में बोलने की कोशिश करके कहा, लेकिन छोटे मालिक, आपकी सिक्योरिटी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, नितेश ने उसको बीच में ही काट कर दहाड़ कर कहा, मैंने कहा ना, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। ये कहते हुए उसकी नजर पास खड़े एक बूढ़े माली की खटारा से साइकिल पर पड़ी। उस साइकिल को देखकर नितेश ने माली की तरफ देखकर कहा, काका, ये साइकिल मुझे दे दो। उसकी ये बात सुनकर आगे से माली ने घबरा कर जवाब देकर कहा, अरे अरे छोटे मालिक, ये तो टूटी हुई चेन है, बार बार उतर जाती है, आप इस पर कैसे। लेकिन आगे से नितेश ने मुस्कुराकर उनको बीच में रोक कर कहा, कोई बात नहीं काका, मुझे बस यही चाहिए, आप जाइए। नितेश ने मुस्कुराते हुए साइकिल पकड़ी। उस टूटी फूटी खटारा साइकिल पर सवार होकर मॉल रोड की तरफ निकल पड़ा। पीछे खड़ी पूरी सिक्योरिटी टीम उसे बस हैरत से देखती रह गई। मनाली का मॉल रोड, ठंडी हवाएं, हल्की हल्की धुंध। नितेश अपनी साइकिल चलाते हुए इस माहौल का लुत्फ उठा रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी दिखी। उसने अपनी साइकिल किनारे लगाई और टपरी की तरफ बढ़ा। नितेश ने एक खाली बेंच पर बैठकर उस टपरी वाले से कहा, एक कड़क चाय देना। वहीं चाय वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान था। उसने ठेठ पहाड़ी टोपी और ऊनी कपड़े पहने थे। चाय बनाते बनाते उसने नितेश को ऊपर से नीचे तक पूरा घूरा। चाय वाले ने केतली से चाय छानकर नितेश से पूछा, अरे बाबूजी, एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे। आगे से नितेश ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या बात है। तभी चाय वाले ने अपनी आंख सिकोड़ कर पूछा, दिखने में तो आप अच्छे खासे हैंडसम और किसी बड़े रईसजादे घर के लगते हो। गोरा चिट्टा रंग, चाल ढाल भी एकदम नवाबों वाली, और ये जो कपड़े पहने आपने, ये बहुत महंगे भी लग रहे हैं। लेकिन ये सवारी के नाम पर टूटी हुई खटारा साइकिल, आखिर माजरा क्या है, कहाँ से आए हो तुम। उसकी ये बात सुनकर उसकी हंसी में एक बेफिक्री थी। उसने हंसकर कहा, मैं मैं यूके से आया हूं भाई। उसकी ये बात सुनते ही चाय वाला अपने जगह पर उछल पड़ा, पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। अरे वाह बाबूजी, क्या बात कर दी आपने, मैं भी यूके से ही आया हूँ। उसके ये बात सुनकर नितेश थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाकर पूछा, क्या तुम भी इंग्लैंड से आए हो। तभी आगे से चाय वाले ने अपनी हंसी रोककर अपनी पहाड़ी टोपी को ठीक करके कहा, अरे कहा इंग्लैंड बाबूजी, अपना यूके मतलब देवभूमि उत्तराखंड। वो ठहरी ना हमारी जन्मभूमि। हम तो उत्तराखंड से आए हैं और आप इंग्लैंड वाले यूके से। तभी तो मैं कहूँ, शक्ल तो अंग्रेजों वाली है, लेकिन बातें बिल्कुल देसी कर रहे हो। उसके ये बात सुनकर नितेश ने एक बार ठहाका मारकर हंसा। उसने जोर से हंसकर कहा, "हाँ, तुम बहुत मस्त आदमी हो यार। तुम्हारी बोली और तुम्हारा यह पहाड़ी पहनावा तुम्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बना रहा है। मुझे तुम्हारा यह अंदाज बिल्कुल बड़ा पसंद आया। तभी आगे से उस चाय वाले ने मुस्कुरा कर कहा, अरे बाबूजी, पहाड़ के लोग तो मस्त मौला ही होते हैं। लो, ये आपकी कड़क चाय, पियो और बताओ कैसी बनी। आगे से नितेश ने चाय का कुल्हड़ लिया और एक चुस्की ली। चाय की सुगंध उसकी नाक में जाते ही
दिमाग में और उसकी चुस्की का स्वाद उसके गले में घुल गया। वो उस चाय की हर एक घूंट को मजे से पी रहा था। उसको ऐसे चाय पीता देखकर वो चाय वाला भी हैरान हो रहा था। नितेश अभी चाय का कुल्हड़ होठों से लगाकर चुस्कियां ले ही रहा था कि अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई, जिसे माल रोड पर अचानक भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर, छतरी, दुकानों के शेड नीचे छपने लगे। तभी चाय वाले ने भी नितेश को आवाज देकर कहा, अरे बाबूजी, अंदर आ जाओ वरना भीग जाओगे, बारिश बहुत तेज हो गई है। लेकिन नितेश ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसकी नजरें तो सामने सड़क के उस पार टिक गई थी। नितेश के मुंह से अचानक एक फुसफुसाहट निकली। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, नहीं। ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बारिश की बूंदों के बीच सड़क के दूसरी तरफ देखने लगा। वहां एक काले रंग के छाते के नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसने एक साधारण सा सूट पहना हुआ था, लेकिन उसकी चाल, उसका फिगर, उसके गोरे हाथ जो उस छाते की डंडी से पकड़े हुए थे, सब कुछ इतना कातिलाना था कि नितेश की धड़कनें रुक गई थी। नितेश अपने आप से बातें करने लगा। उसने खुद से ही बड़बड़ा कर कहा, कौन है वो? ये सादगी है, नजाकत, जैसे कोई अप्सरा सीधे आसमान से उतरकर इस माल रोड पर आ गई। मुझे इसका चेहरा देखना है। मुझे बस एक बार इस लड़की का चेहरा देखना है। उस लड़के को देखते हुए वह अपनी सुध बुध खो बैठा था। बारिश की परवाह किए बिना ही वो सड़क के बीचों बीच उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। किसी भी बात की परवाह किए उसके पीछे एक सम्मोहन में चला ही जा रहा था। तभी चलते चलते जैसे ही वो लड़की एक दुकान के पास मुड़ी, हवा के एक तेज झोंके से उसका छाता पीछे की तरफ खिसक गया और नितेश को पहली बार उसका चेहरा दिखाई दे गया। भीगी हुई लटें, बड़ी बड़ी कत्थई आंखें, चेहरे पर एक मासूम सी चमक, होठों पर एक अजीब सी गंभीरता। नितेश वहीं का वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। नितेश ने बारिश की आवाज के बीच फुसफुसा कर कहा, ये चेहरा, मैंने पूरी दुनिया घूम ली, पर ऐसा नूर, ऐसी कशिश कभी नहीं देखी। मुझे मुझे तो इससे प्यार हो गया। हाँ, यही तो है वो जिसके लिए मैं शायद वापस लौटा हूं। तभी उस लड़के ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर नितेश पर पड़ी, जो पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ पागलों की तरह उसे घूरता ही जा रहा था। उस लड़के ने इन अजीब नजरों से नितेश को देखा, अपनी बोहें सी कोड़ी, छाता ठीक किया और तेज कदमों से वहां से चली गई। नितेश आज कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस उस बारिश में खड़ा उसे तब तक दूर से जाता देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसका रोम रोम भीग चुका था, कपड़े शरीर से चिपक गए थे, लेकिन उसके दिल में आज एक नई आग सुलग रही थी। लेकिन इसके बाद इसी बदवाहट सी हालत में नितेश साइकिल चलाकर अग्रवाल पैलेस के विशाल लोहे के दरवाजे पर पहुंचा। गार्ड्स ने हड़बड़ाहट में तुरंत गेट खोले। नितेश जब महल नुमा घर के बड़े से हॉल में दाखिल हुआ तो उसके जूतों से पानी टपक कर महंगे इतालवी फर्श पर गिर रहा था। हॉल के बीचों बीच एक विंटेज सोफे पर राकेश अग्रवाल बैठे थे। उनके हाथ में एक महंगा सिगार था और चेहरे पर एक खूंखार बिजनेसमैन वाली कड़कपन। नितेश को देखते ही राकेश अग्रवाल की भारी और गुस्से से भरी हुई आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उन्होंने सिगार को एस्ट्रे में मसला और तेजी से नितेश की तरफ बढ़कर कहा, नितेश, कहाँ थे तुम यार? और ये हालत क्या बना ली है तुमने अपनी? तभी पीछे से नितेश की सौतेली माँ शर्मिला, जो पहले उसकी माँ की नर्स हुआ करती थी, वो अपने रेशमी गाउन को संभालते हुए दौड़ती आई। उसके चेहरे पर चिंता का एक झूठा नकाब था।
शर्मिला ने अपने हाथ नचाकर झूठी फिक्र झाड़ करके कहा, ओह माय गॉड नितेश बेटा, ये तुम पूरी तरह से भी कैसे गए? नितेश, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड कितने कंसर्न थे तुम्हारे लिए? उनकी तो जान ही हलक में आ गई थी जब से उन्हें पता चला कि तुमने सिक्योरिटी को वापस भेज दिया है। वो पागलों की तरह यहाँ वहां फोन घुमा रहे थे। उनकी ये बातें सुनकर नितेश ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई और उस औरत को मुस्कुराते हुए लेकिन एक बहुत ही खौफनाक और घूरती हुई नजर से देखा। नितेश की वो मुस्कान इतनी सर्द थी कि शर्मिला के रोंगटे खड़े हो गए। वो एकदम से चुप हो गई और 2 कदम पीछे खिसक गई। तभी नितेश ने अपनी धीमी और सर्द आवाज में कहा, मैंने आपसे कुछ पूछा मिसेज अग्रवाल? नहीं ना? तो आप इस घर के मामलों में बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। आपकी हैसियत इस घर में क्या है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। नितेश की आवाज धीमी थी लेकिन उसमें जहर भरा था। उसकी नफरत भरी आवाज को सुनकर शर्मिला का चेहरा पीला पड़ गया। तभी राकेश अग्रवाल ने अपनी पत्नी का बचाव करके अपना रौब दिखाकर आगे आकर नितेश से कहा, नितेश, तमीज से बात करो। वो तुम्हारी माँ है और ये देखो ये क्या हालत बना ली तुमने। कहाँ बारिश में सड़कों पर भीग कर आ रहे हो? अग्रवाल एंड अग्रवाल इंडस्ट्री का होने वाला उत्तराधिकारी, करोड़ों की सल्तनत का मालिक, ऐसे सड़कों पर भिखारियों की तरह बारिश में भीग रहा था। राकेश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, अगर किसी को पता चल गया कि राकेश अग्रवाल का बेटा एक खटारा साइकिल पर बिना किसी सिक्योरिटी की सड़कों पर घूम रहा है तो क्या हो सकता है तुम्हें अंदाजा भी है? ना कोई इत्तला और ना ही खबर। तुमने अपनी सिक्योरिटी वापस क्यों भेजी? तुम्हें पता है ना कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से मुझे कितने थ्रेट्स आ रहे हैं। मेरे कई दुश्मन हैं जो मेरी कमजोरी ढूंढ रहे हैं और तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो नितेश? उनकी ये चिंता भरी बात सुनकर नितेश ने अपने गीले बालों में हाथ फेरा। उसके चेहरे पर एक निराशा और नफरत भरी मुस्कान तैर गई। उसने सीधे अपने पिता की आंखों में देखकर एक बड़े ठंडे स्वर में कहा, उत्तराधिकारी, अंडरवर्ल्ड थ्रेट्स? आप अभी भी उस 2 नंबर के धंधे और अपनी झूठी रेपुटेशन के नशे में चूर है मिस्टर राकेश अग्रवाल। मुझे आपकी इस दौलत और आपके इन काले कारनामों से कोई मतलब नहीं है। तभी आगे से राकेश ने गुर्रा कर पूछा, तो तुम यहां क्यों आए हो? उनकी बात का जवाब में नितेश ने एक एक शब्द को चबा कर कहा, मैं यहां सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त ईशान की शादी अटेंड करने के लिए आया हूं और साथ में मैंने सोचा कि चलो 15 साल बाद लौट रहा हूं तो आपसे भी मिलता हुआ चलूंगा। सोचा था शायद आपके अंदर का इंसान जाग गया होगा। ये कहते हुए नितेश अचानक अपने पिता के बड़े करीब आ गया। उसकी आंखों में वो सारा दर्द और नफरत झलक रही थी जो उसने 15 सालों तक अपने सीने में दबा कर रखी थी। नितेश की आवाज अब एक फुसफुसाहट में बदल चुकी थी जो सीधे राकेश के दिल पर वार कर रही थी। नितेश ने उनके कान में फुसफुसा कर कहा, लेकिन मिस्टर अग्रवाल, किसी से मिलने के लिए, किसी रिश्ते को निभाने के लिए सीने में एक साफ दिल होना और उसका जिंदा होना बहुत जरूरी है। ये कहते हुए नितेश ने अपनी उंगली राकेश के सीने पर रखी और चुप होकर आगे कहा, आपका ये दिल, आपका ये जमीर तो कब का मर चुका है। उसी दिन मर गया था जब मेरी माँ उस बिस्तर पर कैंसर से तड़प रही थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और आप उनके इलाज के नाम पर इस औरत के साथ इसी घर में अपनी हवस मिटा रहे थे। उनकी ये बात सुनकर राकेश अग्रवाल सन्न रह गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 15 साल पुराना वो सच आज भी उतना ही भयानक था। तभी नितेश की आंखों से एक आंसू छलक कर उसके गाल पर आ गिरा, लेकिन उसकी आवाज में आग थी और उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, मेरी माँ कैंसर से नहीं मरी मिस्टर अग्रवाल, वो आपकी बेवफाई और आपके धोखे से मरी है।
उन्होंने तो लड़ना ही छोड़ दिया था। उन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी। जिस इंसान ने मेरी माँ को मारा हो, मैं उसे अपना पिता कैसे मान सकता हूँ? उसकी यह बात सुनकर आगे से राकेश ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश की और कहा, नितेश, वो एक। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ आगे कह पाते या अपनी सफाई पेश कर पाते, नितेश ने उनको बीच में ही टोक कर जोर से चीख कर कहा, शट अप। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसने चिल्लाकर आगे कहा, मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी। मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त के लिए आया हूँ। मुझे मेरे रास्ते में कोई आने के लिए कोई बर्दाश्त भी नहीं होगा। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी माँ जी का एक नंबर और एक ईमानदार बिजनेसमैन उनकी जमीनों को बहुत जल्द टेक ओवर करने वाला हूं, जिससे आपके उन 2 नंबर के धंधों का कोई लेना देना भी नहीं है। ये कहकर नितेश एक पल रुका और भीगे जूतों की खटखट आवाज के साथ विशाल सीढ़ियों की तरफ मुड़ा और अपने कमरे की तरफ चला गया। राकेश अग्रवाल वहीं हॉल के बीचों बीच खड़े रह गए। पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले, दुश्मनों के रूह को कपा देने वाले वो खूंखार बिजनेसमैन आज अपने ही बेटे की बातों के सामने बेबस और निशब्द खड़े थे। और नितेश के दिल में वहां बस दो ही चीजें थी। एक तरफ अपने पिता के लिए बेइंतहा नफरत, और दूसरी तरफ मार रोड पर छतरी के नीचे दिखी उस अनजान लड़की की वो झलक, गहरी आंखें, जिसने उसे पहले ही नजर में अपना दीवाना बना लिया था। अगले दिन की शाम मनाली का आसमान हल्के नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगा हुआ था। शहर के सबसे आलीशान और महंगे द ग्रैंड ओक रिजोर्ट को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेन गेट से लेकर अंदर तक बेशकीमती विदेशी फूलों की महक, जगमगाती रोशनियों का सैलाब था। ईशान की शादी का इवेंट था। पार्किंग एरिया में लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी। उन्हीं गाड़ियों के बीच अपने काले रंग की शानदार एसयूवी के पास नितेश अग्रवाल चुपचाप खड़ा था। उसने काले रंग का एक बहुत महंगा डिजाइनर सूट पहना था, लेकिन उसकी आंखों में किसी भी तरह के जश्न या खुशी का नामो निशान नहीं था। वह अपनी गाड़ी के बोनट के सहारे खड़ा एकटक जमीन को घूरे जा रहा था। उसका अंदर जाने का कोई इरादा भी नहीं लग रहा था। तभी रिजॉर्ट के मेन गेट से ईशान लगभग दौड़ता हुआ बाहर आया। अपने बचपन के सबसे अजीज दोस्त को वहां खड़ा देखकर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उसने पास आते ही नितेश के कंधे पर जोर से हाथ मारा और बेहद उत्साह भरी आवाज में कहा, अरे मेरे भाई, तू बाहर पार्किंग में क्या कर रहा है यार? मैं कब से तेरा अंदर इंतजार कर रहा हूँ। चल अंदर चल, सब लोग आ चुके हैं और मैं तुझे अपनी होने वाली बीबी से तो मिलवाऊं। ईशान की इस बात पर नितेश ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट और गुस्सा तैर रहा था। उसने अपने दोस्त का हाथ अपने कंधे से हटाया और बड़े सख्त लहजे में ना कहते हुए जवाब दिया, बोला, नहीं ईशान, मैं अंदर नहीं आ रहा। मैं बस यहाँ तुझे देखने और तेरी शक्ल देखकर मुबारकबाद देने आया था। मेरा इस जश्न में शामिल होना मुमकिन नहीं है। नितेश का यह रूखा जवाब सुनकर ईशान थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर पूछा, अरे तू पागल हो गया है क्या? 15 साल बाद लौटा है और मेरी शादी में मेरे ही दरवाजे से वापस जाएगा। ऐसी क्या बात हो गई जो तू अंदर नहीं आ सकता? उसकी यह बात सुनकर आगे से नितेश ने एक गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठियां कस गई और उसने अपनी आवाज को दबाकर लेकिन एक खतरनाक गुस्से के साथ कहा, अगर मैं अंदर गया ईशान, तो तेरा बाप आज मेरे हाथों से बुरी तरह पिट जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तेरे इस खास दिन पर मेरे हाथों कोई तमाशा हो और कोई खून बहे। उसकी ये बात सुनकर ईशान समझ गया कि बात कहाँ जा रही है। असल में ईशान और नितेश भले ही बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन उनके पिताओं के बीच दुश्मनी बड़ी गहरी थी। ईशान के पिता संजय मेहरा पेशे से एक कड़क और बेबाक इंसान थे, और नितेश की माँ की कंपनी के सबसे बड़े बिजनेस राइवल भी।
संजय मेहरा को नितेश के पिता राकेश अग्रवाल के काले धंधे, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से सख्त नफरत थी। इसी के चलते संजय अक्सर राकेश अग्रवाल के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिखते रहते थे। तब नितेश ने अपनी भड़ास निकालकर आगे कहा, तुझे पता है ना ईशान कि तेरे पिता संजय मेहरा के उन फॉरवर्ड ब्लॉग्स की वजह से मेरी माँ की कंपनी को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरी माँ ने उस कंपनी को, अपने उस लीगल बिजनेस को अपनी मेहनत और खून पसीने से बहा कर खड़ा किया था। मेरे उस सो कॉल्ड क्रिमिनल बाप राकेश अग्रवाल ने मेरी माँ के बिजनेस का कोई लेना देना नहीं था। फिर भी तेरा बाप हर रोज हमारे नाम पर कीचड़ उछालता रहता है, मेरी माँ की साख को बर्बाद कर रहा है। अगर वो आदमी मुझे अंदर दिखा तो मैं सच कह रहा हूं, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा यार। नितेश की नसों में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उसकी इतनी गंभीर और गुस्से से भरी बात सुनकर ईशान बिल्कुल शांत रहा। बल्कि उसने नितेश की इस बात को सिर्फ एक मजाक की तरह लिया और जोर जोर से हंसने लगा। ईशान ने हंसकर अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर कहा, अरे यार नितेश, तुम भी ना 15 सालों में बिल्कुल नहीं बदला। तुझे तो पता ही है मेरे डैड का नेचर, वो हमेशा से ऐसे ही हैं और उनके काम का ही कुछ ऐसा है, हर चीज में नुक्स निकालना, दुनिया भर को सुधारने का ठेका लेना। अब जो वो ब्लॉग्स लिखते हैं या करते हैं, मैं उनमें से एक बात कह सकता हूँ भाई, मैं उन्हें थोड़ी ना रोक सकता हूँ। तो इस खास दिन पर इन फालतू के बिजनेस राइवलरी को बीच में क्यों ला रहा है यार। ईशान की बेफिक्री और उसके हंसने के अंदाज को देखकर नितेश का गुस्सा भी छूमंतर हो गया। वो दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे के रग रग से वाकिफ थे। नितेश भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और वो दोनों दोस्त वहीं पार्किंग में जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। माहौल की सारी कड़वाहट उस एक पल की हंसी में उड़ गई। तभी ईशान ने नितेश का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच कर कहा, बस अब ड्रामा बहुत हुआ, तेरा गुस्सा अभी खत्म हो गया है, चल ना यार, अब चुपचाप अंदर चल। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और तू यहाँ बाहर इस खटारा गाड़ियों के बीच खड़ा रहेगा। ये कहते हुए उसको खींच कर अंदर लेकर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आगे से नितेश ने अभी भी अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की और कहा, अब तू जबरदस्ती करेगा मेरे साथ। मैंने कहा ना कि मुझे इन महफिलों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे भीड़ भाड़ और ये दिखावे का जश्न बिल्कुल पसंद नहीं है। वे दोनों अभी आपस में बहस कर ही रहे थे, तभी नितेश के कानों में पीछे से एक बड़ी मीठी, खनकती हुई लेकिन गुस्से से भरी आवाज पड़ी। और आवाज सुनते ही नितेश के शरीर में जैसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दौड़ा दिया हो और वो वहीं बुत बनकर रुक गया। उसने सुना कि पीछे एक लड़की किसी आदमी पर जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, यही तो मैटर करता है, सड़क पर ठीक तरह से और तमीज से गाड़ी चलाना ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तुम लोग क्या सोचते हो कि बड़ी गाड़ी ले ली तो पूरी सड़क तुम्हारे बाप की जागीर हो गई। यह आवाज सुनते ही नितेश ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उस लड़की को देखते ही उसकी सांसें वहीं की वहीं रुक गई, उसकी आंखें फटी रह गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि ये वही लड़की थी जिसे उसने कल माल रोड पर बारिश के बीच उस काले छाते के नीचे देखा था। आज उसने उसे एक बहुत खूबसूरत हल्के गुलाबी रंग के डिजाइनर सूट पहने हुए देखा था, खोले बाल, चेहरे पर वही सादगी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। वो लड़की गुस्से में अपना दुपट्टा ठीक करके एक अमीर और बिगड़े हुए रईसजादे पर बरस रही थी, जो अपने चमचमाती स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा था। उस लड़की ने उस लड़के की आंखों में आंखें डालकर आगे कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम्हारे बाप ने तुम्हें बड़ी करोड़ों की लग्जरी गाड़ी तो खरीद कर दे दी, लेकिन तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। अगर गाड़ी चलाने नहीं आती तो कम से कम एक अच्छा ड्राइवर रख लो, इससे एक काम अच्छा हो जाएगा, किसी गरीब आदमी का भला भी हो जाएगा और उसे नौकरी मिल जाएगी। और कम से कम ऐसे तुम लापरवाह लोग सड़क पर चलते हुए किसी बेगुनाह की जान तो नहीं लोगे। तब इस बिगड़े हुए रईसजादे ने अपने धूप वाले चश्मे को सिर पर चढ़ाकर बदतमीजी से जवाब देकर कहा, एक्सक्यूज मी, जरा अपने जवान संभाल कर बात करो और थोड़ा ध्यान से। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने सामने से अचानक से एक्सीडेंट हुआ और ये आंटी भी बिना देखे सड़क पार
अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने ब्रेक लगा तो दिए थे। उन दोनों की ये तीखी बहस चल ही रही थी। इधर नितेश अपनी सुध-बुध खो बैठा था। उसकी नज़र उस लड़की पर ऐसे टिकी जैसे दुनिया की सारी चीजें उसके लिए धुंधली पड़ गई हो। वो उसे कल की तरह ही एक अजीब से सम्मोहन और प्यार भरी नजरों से ऐसे देखे जा रहा था। उसे उस लड़की के गुस्से में भी एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। तभी उस लड़के ने लड़के पर और जोर से चिल्लाकर अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, वाह, आंटी तुम्हारे सामने आ गई कि तुम अपने रफ्तार के नशे में अंधे होकर उनके सामने आ गए थे। अगर तुम्हारे ब्रेक एक सेकंड भी लेट लगते तो पता आज क्या हो सकता था। शराफत से अब अपने वॉलेट से पैसे निकालो और इन आंटी को कंपनसेशन के तौर पर दो। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से इन्हें जो तकलीफ हुई है उसका हर्जाना तुम्हें भरना होगा। जल्दी से 5,000 रुपए निकालो। 5,000 का नाम सुनते ही रईजादे की आंखें बाहर आ गई। उसने हक्के बक्के होते हुए हैरानी से चिढ़कर कहा, क्या? किस चीज के 5,000? दिमाग खराब है तुम्हारा? आंटी को तो मेरी गाड़ी ने छुआ तक नहीं, उन्हें कहीं खरोच तक नहीं लगी, फिर मैं किस बात का कंपनसेशन दूं? लेकिन वो लड़की हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी उंगली उस लड़के के चेहरे की तरफ उठाकर बड़ी ही कड़क आवाज में कहा, तो क्या हुआ अगर आंटी को फिजिकल चोट नहीं लगी? तुम्हारी उस भयानक स्पीड और गाड़ी के टायरों की आवाज से उन्हें मानसिक रूप से चोट लगी है ना? देख नहीं रहे हो कि आंटी कितना डर गई है? वो बुरी तरह कांप रही है। तुम्हारे इस बेवकूफी ने उनकी जान हलक में ला दी। मेंटल ट्रॉमा भी कोई चीज होती है नहीं। अब चुपचाप पैसे निकालो और आंटी के हाथ में रखो। जल्दी निकलो, मुझे तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुननी। जल्दी से पैसे दो वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी रैश ड्राइविंग की कंप्लेंट कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही उस लड़के के पसीने छूट गए। अब उसके पास कोई और चारा ही नहीं था। उसने हार मानते हुए खींचकर और धीरे से बड़बड़ा कर कहा, ठीक है, ये लो अपने 5,000 रुपए। पता नहीं आज सुबह सुबह उठकर मैंने किसका मनहूस चेहरा देखा तो तुम जैसी आफत लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरा तो पूरा दिन खराब हो गया। ये कहते हुए उस लड़के ने अपनी जेब से एक महंगा सा वॉलेट निकाला। उसमें से 500-500 के नोट गिने और लड़की के हाथों में फेंक कर गिरा दिए। वहीं आगे से वो लड़की बिल्कुल शांत रही। उसने पैसे लिए और मुड़कर उस डरी हुई बूढ़ी औरत के पास गई जो उस लड़के की गाड़ी के आगे बिल्कुल आने से बच गई थी। उस लड़की ने बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ वो पैसे उस आंटी के कांपते हाथों में रखे और उन्हें दिलासा देने लगी। इसी दौरान उधर नितेश, जो अब तक बुत बनकर खड़ा था, वो अपने आप ही किसी जादू के असर में लगातार उस लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो दुनिया जहां को भूलकर बस उस लड़की के चेहरे की मासूमियत और उसकी बहादुरी को निहार रहा था। नितेश को ऐसे गुमसुम हालात में उस लड़की की तरफ बढ़ता हुआ देखकर और उसके चेहरे पर वो दीवानगी वाले भाव को देखकर ईशान तुरंत समझ गया। ईशान के लिए कोई समझना मुश्किल बात नहीं थी। उसका खूंखार दोस्त नितेश, जो किसी भी सीधे से मुंह से बात नहीं करता किसी से, वो इस अजनबी लड़की के प्यार में अब पड़ चुका था। लेकिन यह एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। ईशान उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ईशान के होने वाली पत्नी की सबसे क्लोज्ड बेस्ट फ्रेंड थी। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की ने आंटी को पैसे पकड़ाए ही थे कि तभी पीछे से उस लड़की की एक और फ्रेंड भागती हुई उसके पास आई। उसने हाँफ कर आवाज देकर कहा, अनिका, ओ अनिका सुनो। उस लड़की का नाम अनिका था और जैसे ही नितेश के कानों में अनिका का नाम पड़ा, वो नाम उसके कानों में किसी मीठी मिश्री की तरह घुल गया। उसने अपने मन ही मन में वो नाम को दोहराया, अनिका। तभी उधर से अनिका ने मुड़कर अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ यार, तू इतनी हाफ क्यों रही है? आगे से उसकी फ्रेंड ने अपने हाथ में एक 500 का नोट और अनिका की तरफ बढ़ाकर थोड़ी जल्लाहट में कहा, यार वो बाहर जो ऑटो वाला खड़ा है जिसे हम तक यहाँ तक वो खुले पैसे नहीं दे रहा, कह रहा है कि उसके पास छुट्टा नहीं है, मैं क्या करूं? उसकी यह बात सुनकर अनिका के चेहरे पर फिर से एक चिढ़ और गुस्सा आ गया। उसने अपने दोस्त के हाथ से वो 500 का नोट लिया और गुस्से में बुड़बड़ा कर कहा, ये ऑटो वाले भी ना कभी सुधर नहीं सकते। इनका हमेशा यही ड्रामा रहता है।
कभी मीटर से नहीं चलेंगे तो कभी खुले पैसे नहीं। बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक इस देश का पूरा सिस्टम करप्ट है। सबको बस दूसरों को लूटना आता है। ये कहते हुए अनिका अपने दोस्त के साथ उस ऑटो वाले की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगी। इसी बीच नितेश, जो अभी भी गुमसुम होकर अनिका को देखे जा रहा था, उसके ख्यालों में खोया हुआ था। तभी पीछे से ईशान ने आकर नितेश के कंधे पर जोर से हाथ रखा और उसे झकझोर कर कहा, क्या हुआ जनाब? कहाँ खो गए आप? किस दुनिया की सैर कर रहे हैं? लेकिन नितेश ने ईशान की बात पर कोई जवाब भी नहीं दिया। उसने बस बिना मुड़े अपना एक हाथ पीछे किया और ईशान के होठों पर चुप रहने का इशारा किया। वो खुद किसी सम्मोहन में अनिका के पीछे पीछे उस ऑटो वाले की तरफ जाने लगा। अनिका उस ऑटो वाले के पास पहुंची और उसने थोड़ी तेज आवाज में उससे पूछा, क्या है भैया, क्या परेशानी है आपको? अगर आपके पास चेंज नहीं तो आपने सवारी को ऑटो में क्यों बिठाया? आपको पहले ही बता देना चाहिए था ना। तभी सामने से ऑटो वाले ने अपने दांत निपोर कर एक शातिर मुस्कान के साथ अनिका को मस्का लगाने की कोशिश करके कहा, अरे मैम साहब, आप तो बस मुझे किसी बड़े घर की रईस जादी लगती हैं। फिर आप इतने बड़े इवेंट में, इतनी बड़ी शादी में आई हैं, तो अगर 150 रुपए इस गरीब ऑटो वाले को टिप के तौर पर दे दोगी तो आपका क्या ही फर्क पड़ जाएगा। रख लेने दो ना मुझे ये 500 का नोट। आप जैसों के लिए कौन सी बड़ी रकम है। ऑटो वालों की चापलूसी और काम चोरी वाली ये बात सुनकर अनिका का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और आंखों में गुस्सा भरकर कड़क आवाज में कहा, अच्छा, तो आपका मतलब है अगर मैं किसी बड़े घर के इवेंट में आई हूं तो मैं ऐसे ही सड़क पर लोगों को टिप नहीं, हफ्ता वसूली करोगी? टिप मेहनत से मिलती है भैया, जबरदस्ती चालाकी करके पैसे ऐंठने से वसूली कहते हैं इसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, लेकिन मैं अपना एक भी रुपया इस हराम के काम में नहीं दूंगी। चुपचाप मुझे अपने पैसे का चेंज निकाल कर दो। अनिका उस ऑटो वाले के से पूरे हक और गुस्से के साथ बहस कर रही थी। तभी नितेश चलकर बिल्कुल उसके पास पहुंच गया। नितेश ने अनिका के पीछे खड़े होकर अपना गला साफ करके धीरे से खांस कर कहा, एक्सक्यूज मी। वो भारी और मर्दाना आवाज सुनते ही अनिका ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सामने नितेश खड़ा था, जो उसे बिना पलक झपकाए लगातार घूर घूर कर देखे जा रहा था। अनिका को उसका इस तरह घूरना थोड़ा अजीब लगा। उसने नितेश के चेहरे के आगे अपने चुटकी बजाए और उसे होश में लाने की कोशिश करके कहा, हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ क्या है, क्या चाहिए? ऐसे क्या घूर घूर कर देख रहे हो मुझे? कुछ काम है क्या? तभी अनिका की चुटकी की आवाज से नितेश अचानक अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। उसने हड़बड़ाकर खुद को संभाल कर बड़े शराफत से पूछा, क्या मैं क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? प्लीज बताइए। तभी अनिका ने हाँ में अपना सिर हिलाकर 500 का नोट नितेश की तरफ बढ़ाया और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे इस 500 नोट के चेन चाहिए। तुम्हारे पास क्या खुले पैसे हैं? उसकी यह बात सुनकर नितेश के चेहरे पर एक खुशी आ गई। कम से कम उसे अनिका से बात करने का बहाना तो मिला। उसने तुरंत अपना महंगा लेदर का वॉलेट निकाला और अपने कोट की जेब से बाहर करके उत्सुकता से कहा, जी हाँ बिल्कुल है, मैं भी देता हूँ आपको चेंज, बस एक मिनट। ये कहते हुए नितेश ने जैसे ही शान से अपना वॉलेट खोला तो वह अंदर देखकर खुद शर्मिंदा हो गया। उसके वॉलेट में सिर्फ 500 के नोट की गड्डियां भरी पड़ी थी। एक भी छोटा नोट या चेंज उसके पास था ही नहीं। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा। उसने थोड़ा झिझक कर और अपनी नजरें चुरा कर अनिका से कहा, आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरे पास इतना चेंज तो नहीं होगा। पर आप एक काम कीजिए, आप प्लीज अंदर जाइए, शादी अटेंड कीजिए। मैं जल्दी बस कुछ मिनटों में आपके पास आपका पूरा चेंज भिजवा देता हूँ। नितेश की यह बात सुनकर अनिका को थोड़ा शक हुआ। उसने अपनी कमर पर वापस हाथ रखा, अपनी कथई आंखें सिकोड़ी और नितेश की आंखों में सीधा देखकर एक इन्वेस्टिगेटर की तरह पूछा, तुम हो कौन और मैं तुम्हें अपना 500 का नोट देकर अंदर क्यों चली जाऊं?
अनिका के सीधा सवाल सुनकर नितेश थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत अपना गला साफ किया और सफेद झूठ बोलकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं यहाँ का इवेंट मैनेजर हूँ। मैम, इस पूरी शादी का इंतजाम मेरी ही जिम्मेदारी है। आप प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए और अंदर जाइए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपका चेंज आपको भिजवा दूंगा। नितेश के चेहरे पर इतनी गंभीरता और उसका आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि उसे देखकर किसी को भी उस पर यकीन हो जाए। अनिका को भी उसकी बातों पर थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन फिर भी वो सतर्क थी। उसने अपनी आंखें छोटी करके नितेश से एक दफा कंफर्म करने के अंदाज में हल्के से तंज करके पूछा, तुम मेरा 500 का नोट लेकर भाग तो नहीं जाओगे? चोरी तो नहीं कर रहे लोगे तुम मेरे पैसों की? चोरी का ये शब्द सुनते ही नितेश के होठों पर बहुत ही प्यारी और दिलकश मुस्कान आ गई। करोड़ों की सल्तनत का वारिस और अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन का बेटा आज एक लड़की के सामने 500 रुपए के लिए सफाई दे रहा था। नितेश ने मुस्कुराकर बड़ी नरमी से जवाब देकर कहा, मैम, अगर मुझे ऐसे ही 500 रुपए की चोरी करनी होती तो मैं यहाँ इतनी रात तक नौकरी करके पसीना बहाकर मेहनत ना कर रहा होता। आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ। नितेश की यह बात सुनकर और उसकी वो मासूम से दिखने वाली मुस्कान देखकर अनिका को भी उस पर पूरा भरोसा हो गया। उसने अब 500 का नोट नितेश के हाथ में थमा दिया और मुड़कर ऑटो वाले को घूर कर नितेश को एक बड़े कड़क और सख्त आवाज में हिदायत देकर कहा, सुनो इवेंट मैनेजर, इसके 500 रुपए देने के बाद मेरा 130 रुपए का बैलेंस बचता है। मुझे मेरा वो 130 रुपए का पूरा पूरा वापस चाहिए। 1 रुपए भी कम नहीं होना चाहिए, समझे? उसकी इस पक्की और उसूलों वाली बात को सुनकर नितेश की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने अपना सिर हिलाकर पूरे सम्मान के साथ जवाब देकर कहा, जी मैम, बिल्कुल ठीक है। आप बेफिक्र होकर अंदर जाइए, मैं एक एक पाई का हिसाब आपको लेकर आऊंगा। उसकी यह बात सुनकर अनिका संतुष्ट हुई और वो मुड़कर अपने दोस्त के साथ उस बड़े से मैरिज हॉल के अंदर चली गई। नितेश वहां खड़ा उसकी बलखाती हुई चाल और उसके गुलाबी दुपट्टे को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। जब अनिका पूरी तरह से अंदर चली गई तो नितेश ने अपने ख्यालों से बाहर आकर उस ऑटो वाले की तरफ एक बड़े खौफनाक और ठंडे नजर से देखा। नितेश ने बिना कुछ बोले अपनी वॉलेट से दो 500 के नोट निकाले और उस ऑटो वाले के मुंह पर फेंक कर बड़े खतरनाक और भारी आवाज में कहा, ये ले और दफा हो जाए यहाँ से। इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो मैं तुझे इसी ऑटो के साथ यहाँ गाड़ दूंगा। ऑटो वाला उस खौफनाक इंसान को देखकर थर थर कांपने लगा। उसने तुरंत वो 1000 रुपए जमीन से उठाए, बिना एक शब्द बोले अपनी जान बचाकर वहां से अपना ऑटो लेकर भाग खड़ा हुआ। वहीं नितेश भी अभी उसी दिशा में देख रहा था जहां अनिका अंदर गई थी। तभी पीछे से ईशान ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ईशान के चेहरे पर अब कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी गंभीरता और चिंता थी। ईशान ने नितेश को हकीकत की जमीन पर लाकर एक गहरी सांस लेकर कहा, जनाब, जिस लड़की को तुम अभी अभी अपना दिल दे बैठे हो ना, उस लड़की के ख्यालों को यहीं इसी पार्किंग में छोड़ दो। उस लड़की को तुम जैसे अमीर और रईस लड़कों से सख्त नफरत है। ये कहते हुए ईशान ने एक पल का पोज लिया और नितेश की आंखों में देखकर कहा, उस लड़की का नाम अनिका मेहता है। वो शहर के एक बड़े ईमानदार और कड़क गवर्नर की इकलौती बेटी है। अनिका खुद भी आईएएस की तैयारी कर रही है। उसके उसूल बिल्कुल अपने पिता के जैसे हैं, सिर्फ सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ। उन दोनों बाप बेटी को 2 नंबर का धंधा करने वालों से, अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से या किसी भी तरह के क्रिमिनल से बहुत सख्त नफरत है। और तू तू तो राकेश अग्रवाल का बेटा है नितेश। तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं। वो आग है और तू बारूद। ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है मेरे भाई। ईशान की बातें नितेश के कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अनिका के लिए वो दीवानगी, वो आग अब भी बुझने वाली नहीं थी। पार्किंग की उस ठंडी और खामोश हवा में अब केवल नितेश की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। ईशान की चेतावनी
उसके कानों में जरूर पड़ी थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग पर तो अनीका के उस गुलाबी दुपट्टे और गुस्से से भरी कत्थई आंखों का नशा इस कदर छा हुआ था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी ईशान ने नितेश के कंधे को हिलाकर थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तू मेरी बात सुन भी रहा है या नितेश, या फिर उसी की यादों में ख्याली पुलाव पका रहा है? मैंने क्या कहा है अभी? वो लड़की आग है और तू अग्रवाल खानदान का वारिस। वो तुझे देखते ही पुलिस बुला लेगी। उसकी यह बात सुनकर नितेश ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई। उसके होठों पर एक अजीब सी जुनूनी मुस्कान तैर गई। उसने ईशान की तरफ मुड़कर बड़े शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, तू आग की बात कर रहा है ईशान? मुझे तो हमेशा से ही आग से खेलने का शौक रहा है, और अगर वो आग है तो मैं तूफान हूं जो आग को अपने अंदर समेट लेगा। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। वो क्या पसंद करती है, क्या सोचती है, उसका गुस्सा कैसा है, मुझे एक एक तफसील चाहिए। तू कह रहा था ना कि वो अफलातून है, बस बता मुझे, ऐसा क्या किया था उसने जो तू इतना डरा हुआ है? उसकी यह बात सुनकर आगे से ईशान ने अपना माथा पीट लिया। उसने एक गहरी सांस ली और नितेश को घूर कर कहा, भाई यार तू नहीं सुधरेगा, तू सच में पागल हो गया है। लेकिन ठीक है, अगर तू जानना ही चाहता है ना कि वो कैसी है, तो सुन। ये लड़की सिर्फ अफलातून नहीं है, ये चलती फिरती आफत है। मैं इससे सिर्फ एक दफा मिला हूं, और उस मुलाकात में मैं मरते मरते बचा था। मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी उस दिन। उसकी यह बात सुनकर नितेश की आंखों में दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाकर पूछा, मरते मरते बचा मतलब क्या किया था उस शेरनी ने तेरे साथ? तभी ईशान की ने चारों तरफ देखा और अपनी कड़क आवाज थोड़ी धीमी करके उस दिन का किस्सा सुनाना शुरू करके कहा, तुझे तो पता है ना नितेश, मेरी और शिवानी की लव मैरिज हो रही है। दुनिया वालों को और खासकर मेरे डैड को लग रहा है कि ये अरेंज मैरिज है, क्योंकि हमने सब कुछ बहुत तरीके से सेट किया था। लेकिन असल में हम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे। एक दिन की बात है, मैं अपने ऑफिस में बहुत जरूरी एक फीमेल क्लाइंट के साथ शहर के एक नामी 5 स्टार होटल में कैफे में मीटिंग कर रहा था। वो मीटिंग हमारे नए प्रोजेक्ट को लेकर थी, इसलिए हम दोनों काफी सीरियस होकर लैपटॉप पर कुछ डिजाइन डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक पता नहीं कहां से ये अनिका वहां पहुंच गई। उसकी ये बात सुनकर नितेश मुस्कुराया। उसने बीच में टोक कर कहा, फिर उसने तुझे किसी और लड़के के साथ देख लिया होगा और उसे लगा होगा कि तू उसकी फ्रेंड को धोखा दे रहा है। तब ईशान ने अपनी आंखों को बड़ी करके कहा, अरे धोखा? भाई उसने तो सीधा मुझे मुजरिम घोषित कर दिया। मैं अपने क्लाइंट को कुछ समझा रहा था, तभी मुझे अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा और नुकीला महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो यह मैडम अनिका मेरी कुर्सी के पीछे खड़ी थी, और उसने मेरी गर्दन पर कैफे की टेबल से उठाया एक बटर नाइफ ताना था। भाई साहब, मैं तो वहीं जम गया था। नितेश ये सुनकर ठाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी ईशान ने चिढ़कर कहा, तुझे हंसी आ रही है और ये मेरी जान सूख गई है। वो बटर नाइफ भले ही धारदार नहीं था, लेकिन जिस खूंखार तरीके से उसने मेरी गर्दन पर रखा था ना, मुझे लगा कि आज मेरी जुगुलर वेन तो कट जाएगी। मैंने घबरा कर उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन है और ये क्या बदतमीजी है? तो पता है उसने क्या कहा? तभी आगे से नितेश ने अपनी हंसी रोककर उत्सुकता से पूछा, क्या कहा उस शेरनी ने? तभी ईशान ने अनिका की नकल उतार कर उसी के कड़क अंदाज में कहा, उसने मेरी आंखों में सीधा देखकर कहा, अगर तूने अपनी ये गंदी नजरें इस लड़की पर से नहीं हटाई और मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी को धोखा देने की कोशिश भी की, तो चाकू तेरी गर्दन के आर पार कर दूंगी। तो क्या समझता है, तो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है तो किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा? शिवानी इतनी भोली है कि तेरे प्यार के जाल में फंस गई, लेकिन मैं अनिका मेहता हूं। अभी के अभी अपनी सो कॉल्ड डेट को यहां से दफा कर, वरना मैं यहाँ बीच कैफे में तेरा वो तमाशा बनाऊंगी कि तू यहाँ किसी को दिखाने लायक मुंह नहीं रहेगा।
भाई, उसकी आवाज़ सुनकर पूरे कैफ़े के लोग हमें देखने लगे। मेरी क्लाइंट बेचारी डर के मारे लैपटॉप छोड़कर भाग गई। उसकी ये बात सुनकर आगे से नितेश फिर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, कमाल की लड़की है यार, सच में। ऐसे ही बेबाक और निडर लड़की चाहिए थी मुझे, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाने से पहले एक सेकंड बिना सोचे। चल ये बता फिर तूने क्या किया? तभी आगे से ईशान ने गहरी सांस छोड़कर कहा, मैंने क्या कहना था यार। मैंने तुरंत शिवानी को वीडियो कॉल लगाया। शिवानी ने फोन उठाया। तब जाकर मैंने शिवानी से कहा कि इस खूंखार दोस्त को समझाए कि वो मेरे ऑफिस की क्लाइंट थी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। शिवानी ने जब सारी सच्चाई बताई, तब जाकर मैडम ने वो चाकू मेरी गर्दन से हटाया। और लेकिन इसके बाद भी उसने मुझसे कोई माफी नहीं मांगी। उल्टे मुझे ही वार्निंग देकर गई कि इस बार तो क्लाइंट थी, अगर अगली बार कोई और हुई तो बिना बताए शिवानी को मेरा काम तमाम कर देगी। भाई, उस दिन तो मैंने कसम खा ली थी कि शिवानी से शादी के बाद इस लड़के से 10 कदम मैं दूर ही रहूंगा। और तू कह रहा है कि तुझे इससे इश्क हो गया? तुम मौत की दावत दे रहा है नितेश? उसके यह बात सुनकर आगे से नितेश ने अपनी जेब में हाथ डाले और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, अगर मौत इतनी खूबसूरत हो ईशान, तो मैं 100 बार मरने के लिए तैयार हूं। अब तू अंदर जा, मैं भी थोड़ी देर में आता हूं। मुझे उस ऑटो वाले के 130 रुपए भी तो उस आफत को वापस करने हैं। ये कहते वो खुले पैसों का इंतजाम करने के लिए चला गया। लेकिन क्या अंदर जाकर बात बनेगी दोनों की? क्या होगा आगे की कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों सुकून एफएम के साथ। अगर आपको हमारा पहला एपिसोड अच्छा लगा तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और एक शेयर जरूर करेंगे और एक लाइक करके जरूर जाएंगे।